सवाल जवाब के शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ श्याम मौजूद है उत्तर प्रदेश से। श्याम जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। श्याम क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं मैम। गुड आफ्टरनून, अपना सवाल पूछिए। मैम ये पूछा था, मेरे 50 शेयर अवान के या 50 अवान के 525 में लिए थे और पीएनबी के 212 में लिए थे, तो क्या हो सकता है उसमें लॉस जा रहा है? जी जी जी, कितना समय और देंगे? हाँ समय दे देंगे, 6 महीने 1 साल 1.5 साल जो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक जिन्होंने खरीदे हुए शेयर 525 के भाव पर नहीं बल्कि 212 पर खरीदे हुए हैं और एवन ऑफशोर इन्होंने 525 के भाव पर खरीदा हुआ है। दोनों स्टॉक्स इनके खरीद के प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। विजय आपकी सलाह क्या होगी दोनों स्टॉक्स को लेकर? इनकी परचेसिंग प्राइस से काफी नीचे है, हालांकि 6 महीने साल भर का समय दे सकते हैं, पर होल्ड करना सही होगा पंजाब नेशनल बैंक और एवन ऑफशोर को? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के जिस तरह से रिजल्ट्स आए, करीब 70% हमने डाउनफॉल देखा उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, और जो एसेट क्वालिटी है वो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर कंसर्न्स थे। जो उनका ग्रॉस एनपीए था करीब 7.5% का था, जो नेट एनपीए से करीब 4.5% के थे। तो ये काफी खराब नंबर्स होते हैं एज फार एज किसी भी बैंक को हम लेके चले। तो मेरे विचार से अगर ये कर सकें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर ये इसको कन्वर्ट कर पाएं या किसी प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में या इंडसइंड बैंक में अगर ये शिफ्ट कर पाए तो मुझे लगता है मुनाफा ज्यादा होगा। पीएनबी को कुछ समय लगेगा वापस आने में, तो मेरे हिसाब से पीएनबी से आप एग्जिट करें किसी भी रैली में। दूसरा स्टॉक इन्होंने बोला अबैन ऑफशोर, जो कि करीब 525 के स्तर पर ये बता रहे हैं, करीब अभी 393-94 के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। नो डाउट इसका रिलेशन होता है जो भी ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है उससे जुड़ी हुई कंपनी है ये, और इनके ऑयल रिग्स हैं। मेरे हिसाब से अगर इसमें कुछ साल 1.5 साल की अवधि से इसमें इन्वेस्टेड रहता है तो ये निश्चित रूप से ये करीब 600 का भाव इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 370 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, और अगर ये 400 के ऊपर चलता है थोड़ा एवरेज भी कर ले तो आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होगी कि अबैन में आप इन्वेस्टेड रहें, पीएनबी से किसी और में शिफ्ट कर लें। तो एवन ऑफशोर होल्ड करने की सलाह है। पंजाब नेशनल बैंक से एग्जिट कर अगर बैंकिंग में एक्सपोजर लेना है तो प्राइवेट स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक या फिर इंडसइंड बैंक को चुन सकते हैं, और सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ कपूर नाथ गोयल मौजूद है जोधपुर से। नाथ साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। इनकी फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल लेते हैं। एनएचपीसी है इनके पास, 1500 शेयर है 36 रुपए के भाव पर। आई होप शायद आईपीओ की ही होल्डिंग हो इनकी, काफी लंबे समय शायद दे चुके हैं ऑलरेडी। विजय करना क्या चाहिए? 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और कपूर नाथ के तो इनफैक्ट बहुत सारे कॉलर्स हमारे शो में आते हैं जो कि एनएचपीसी में ट्रैप्ड है। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, नो डाउट जो भाव इसने आईपीओ पे देखा था उसके बाद ये भाव कभी भी देखने को मिला नहीं है एनएचपीसी में, और कई सालों के बाद भी ये बहुत ही स्लो मूविंग काउंटर है। मेरी यही सलाह होगी, अगर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा एवरेज करके अप्स करें। पावर क्षेत्र में अगर आप रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से टाटा पावर एक ऐसा कंपनी है जहां पर अच्छी फंड बाइंग भी हो रही है और जिसके प्रोस्पेक्ट्स की पावर कंपनी से ज्यादा भी, क्योंकि बहुत समय ले चुका है ये स्टॉक और बिल्कुल साइडवेज है, मार्केट से कहीं पे भी कहीं मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। जी चलिए, आपको दी जा चुकी है फिलहाल टाटा पावर पे अगर आप एक्सपोजर ले सकते हैं, पावर स्पेस में ही आपको लेना है तो। लेकिन इसके अलावा अब मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर मौजूद हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बीते कई सेशंस में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के साथ बाइंग आते हुए देखी है वो किन स्टॉक्स में रही है, स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनीज। संदीप, एलआईसी जैसी कंपनीज ने काफी अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें बड़े चेंजेस किए हैं, किन स्टॉक्स को चुना है एलआईसी ने और क्या चेंजेस किए हैं? देखिए, खासतौर पे अगर मैं सेंसेक्स कंपनीज की बात करूं तो Q4 यानी कि जैन मार्च क्वार्टर की अगर आप बात करें तो 12 कुल ऐसी कंपनियां हैं 30 कंपनियों में से जिसमें एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और करीब 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश उन्होंने Q4 में किया है, और इसमें प्रमुख तौर पे कोल इंडिया का नाम शामिल है। करीब 11,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कोल इंडिया में की गई। आपको बता दें जनवरी में सरकार ने जो 10% हिस्सा बेचा था जिसमें करीब 22,500 करोड़ रुपए के आसपास की रकम उन्होंने जुटाई थी, उसमें करीब आधा निवेश एलआईसी की ओर से आया था, जिसमें उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी उसे 4.5% बढ़ाया था, और अब वो कोल इंडिया में करीब
54.65% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। कोल इंडिया के अलावा अगर बाकी कंपनीज की बात करें जिसमें LIC ने हिस्सा बढ़ाया, उसमें गेल, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटो, ONGC, NTPC, हिंडाल्को, M&M, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कोल इंडिया के अलावा LIC ने Q4 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जहां पे LIC ने अपना हिस्सा इस तिमाही में कम किया है, जिसमें मारुति, TCS, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, ITC और L&T जैसी कंपनी शामिल है। और L&T का नाम मैं आपको प्रमुख तौर पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि L&T में फिलहाल अगर आप देखें तो 30 कंपनीज में से L&T में LIC की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, करीब 17.25% के आसपास की हिस्सेदारी वो होल्ड करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा स्टील, BHEL, टाटा मोटर्स और वेदांता, ये 4 ऐसी कंपनी है 30 में से जिसमें हिस्से में कोई बदलाव LIC की ओर से नहीं देखने को मिला। लेकिन एक्सिस बैंक और HUL के नाम भी यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि इन दोनों कंपनीज में फिलहाल अगर आप देखें तो LIC का कोई स्टेक नहीं। तो 28 कंपनीज में कुल मिला के निवेश है, जिसमें 12 कंपनीज में निवेश बढ़ाया गया और 12 कंपनीज में कम किया गया, और जो बढ़ाने वाली कंपनियों में कोल इंडिया का नाम प्रमुख है। शुक्रिया संदीप आपका। तो जिन कंपनीज में LIC ने अपना हिस्सा बढ़ाया है उन स्टॉक्स के कमेंट्स ले लेते हैं। विजय, आपने सुना कि कोल इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेक बढ़ाया है LIC ने, इसके अलावा गेल, हीरो मोटो कॉर्प, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी एक्सपोजर और इंक्रीज किया है LIC ने। इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, या फिर आपके कमेंट्स क्या होंगे? देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम बात करें तो मुझे ऑयल कमोडिटी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। इसमें ONGC है, मुझे अच्छा लगता है। गेल एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। अगर IT स्पेस की बात करें, इन्फोसिस में कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर लगेंगे इससे पहले कि चीजें स्टेबलाइज हों। तो इन्फोसिस से फिलहाल मैं दूर रहूंगा। बाकी जो दूसरे स्टॉक्स बोले L&T और ICICI बैंक मैंने पहले भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए क्या होता है कि बहुत पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती रहती है बड़े फंड्स में। LIC एक बहुत बड़ा फंड है और वो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो रिबैलेंस करता रहता है और हैंड्स चेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी खराब हो गई है या कोई कंपनी अच्छी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं होता। अगर आप बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पे जाए तो मुझे लगता है ICICI बैंक जैसी कंपनी बहुत स्ट्रांग है, L&T जैसी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक कई बार साइडवेज रहता है, मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट अगर आप बैलेंस शीट बेसिस पे गए तो मुझे लगता है L&T, ICICI वुड बी बाय, ONGC एंड गेल वुड बी अ बाय, इन्फोसिस आई वुड लाइक टू स्टे अवे। जी, इसके अलावा स्टरलाइट टेक को देख लेते हैं। अभी भी नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 40 करोड़ कंपनी ने पोस्ट किया है। आय में भी अच्छा इजाफा दिखा गया है, 645 करोड़ से बढ़कर 979 करोड़ कंपनी की आय रही है। और इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस और साथ साथ पावर बिजनेस को डीमर्ज करने की भी मंजूरी दी गई है बोर्ड की ओर से। तो इंटरेस्टिंग खबर स्टरलाइट टेक के संदर्भ में अभी करीब 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज ही नहीं बीते कई सेशन से, ऑलमोस्ट 4-5 सेशन से हमने स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कंसिस्टेंट बाइंग आते हुए देखी। एक हफ्ते पहले जो इसका प्राइस था 58 के आसपास था, ऑलमोस्ट इसने 10 रुपए का मूव दिया है। चंदन तापड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट है। चंदन, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे स्टरलाइट टेक पर? नतीजे अच्छे रहे हैं लेकिन बाइंग नतीजों से पहले से ही डेवलप हो रही थी स्टॉक में और आज ही नहीं बीते कई सेशन से। अभी क्या करना चाहिए लेवल्स पर 68-50 पर स्टरलाइट टेक? पिछले 2 दिनों में काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग और रिमार्केबल वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और जिस हिसाब से वॉल्यूम से प्राइस में कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आ रहा है, लग रहा है कि नए टारगेट्स यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आया है, मेरा मानना है कि 74 के 77 तक के मूव यहाँ पे एक्सटेंड हो सकते हैं। किसी के पास पोजिशन यहाँ पे 65-64 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं और नई पोजिशन भी यहाँ पे स्टॉप लॉस से बनाई जा सकती है। जी, चलिए राय दी जा चुकी है स्टरलाइट टेक पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं लेकिन कहीं मत जाएगा, वापस लौटेंगे। आपकी क्वेरीज तो हम शामिल करेंगे। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ अजय चोपड़ा भी हैं और साथ ही साथ जी बिजनेस के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव की कुछ खास झलकियां आपको दिखाएंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का क्या कहना है, अगले 1 साल को लेकर, आने वाले सालों को लेकर उनकी जो रोड मैप है उस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए मिड कैप बाजार। पिछले 1 साल के अंदर आपको कितने कांटे लगे और कितने फूल? कांटे बोकर गए तो लगना स्वाभाविक है, मगर आगे किसी को कांटे न लगे इसकी व्यवस्था हमने 1 साल में अच्छे से
स्टॉक्स में मिड कैप से जहां पर स्टॉक बाइंग रही है, स्पेशली उन कंपनियों के शेयरों में जिनके नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे कि जैन इरिगेशन सिस्टम्स हुआ या फिर जेके पेपर की भी हम बात करते हैं, केसी इंटरनेशनल हुआ जहां पर हमने स्पर्ट बीते कुछ सेशंस में सस्टेन होता हुआ देखा है। बस स्टरलाइट टेक को फिर से देख लेते हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं, बीते कई सेशन से कंसिस्टेंट बाइंग हमने शेयर में आते हुए देखी है और अभी भी करीब 7.25% ऊपर ट्रेड करा है 68 के लेवल्स पर। इनफैक्ट बीते हफ्ते हमने फ्राइडे के सेशन में, मुझे याद है कि इसको हमने जैकपॉट शेयर के तौर पर भी पिक किया था सुबह शेयर बाजार लाइव में, और आज देखिए आज भी 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टरलाइट टेक का शेयर पोस्ट अर्निंग्स भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो एक एक्सक्लूसिव खबर पर भी बातचीत करेंगे। केतन जोशी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनके पास एक्सक्लूसिव खबर है ओमकार स्पेशलिटी के संदर्भ में। क्या खबर है ये समझेंगे केतन से, और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज भी शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मिड कैप बाजार। आज आएंगे एशियन पेंट्स के नतीजे, जी बिजनेस का अनुमान 21% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। अगले सत्र में पास कराएंगे जीएसटी और लैंड बिल, आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने किया अच्छा काम, मिनिस्टर कॉन्क्लेव में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। डिजिटल इंडिया से पूरे देश को जोड़ेगी सरकार, मिनिस्टर कॉन्क्लेव में बोले टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद, इंटरनेट पर होना चाहिए सबका अधिकार। लैंड बिल पर चर्चा को तैयार सरकार, मिनिस्टर कॉन्क्लेव में बोले नितिन गडकरी, किसानों के खिलाफ नहीं लैंड बिल, कांग्रेस के आरोप गलत। सियोल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सियासी लाभ के लिए काम नहीं, कोरिया की तरह भारत में भी आएगी टेक्नोलॉजी क्रांति। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार, 8300 के ऊपर निफ्टी अभी भी बना हुआ है, 47 अंकों की मजबूती देखी जा रही है, सेंसेक्स में भी 100 अंकों की बढ़त है, खरीदारी है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर है, उसी को रुक कर लेते हैं, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। और एक्सक्लूसिव खबर है केतन जोशी के पास, अहमदाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद भी हैं। केतन, ओमकार स्पेशलिटी के संदर्भ में क्या खास खबर है आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंपनी को जल्द ही एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ऑर्डर की साइज होगी 60 से 100 करोड़ के बीच। एक्चुअली जो ये ऑर्डर है वो केमिकल सप्लाई के ऊपर रहेगा और ये भारत की 7 बड़ी जो कंपनी है फार्मा कंपनी, कैडिला, सिप्ला, रिंगबख्शी, हेट्रोडक्स, मिलन, सेंटवेंट और स्ट्राइड्स आर्कोलेब्स नाम की ये जो कंपनी है वहां से ऑर्डर मिलेगा। दरअसल यूरोप की एक जो कंपनी है जिलेट फार्मा, उनको हेपेटाइट सी ड्रग्स बनाने का पेटेंट उनके पास है, तो ये पेटेंट उन्होंने पास ऑन किया है ये 7 कंपनी को भारत में। और इस ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होगा वो ड्रग्स, वो केमिकल है वो ओमकार स्पेशलिटी के पास ही है और पिछले हफ्ते कंपनी ने इसी के ऊपर एक पेटेंट भी फाइल किया है। तो ये जो 7 कंपनी है उनको जो ऑर्डर मिला है वो केमिकल की आपूर्ति ओमकार स्पेशलिटी के पास से ही होगी। और इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगी कि जो सूत्र ने हमें बताया है कि कंपनी का साल 2015-16 के अंत तक जो टर्नओवर है वो करीब 400 करोड़ के आसपास हो जाएगा। उनका पेट का भी जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो 10% से रहा है और हमने ही चलाया था 1 महीने पहले कि वो एक जेनरिक ड्रग्स कारोबार में उतरेगी 1 साल के अंत के अंदर। तो कुछ अच्छी एक खबर है ओमकार के ऊपर और एक अच्छा बड़ा ऑर्डर उनके हाथ लगने वाला है। जी, तो एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है ओमकार स्पेशलिटी को। अभी करीब 4.5-5 रुपए की बढ़त के साथ स्टॉक डिहाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और महत्वपूर्ण खबर है इस शेयर के संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में। शुक्रिया कितना आपका। कुछ कमेंट करना चाहेंगे विजय इस खबर पर, अगर आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को ओमकार स्पेशलिटी? देखिए, जब आप इस खबर कवर कर रहे थे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कंपनी के बारे में, तो नो डाउट मुझे जो लगता है कि अगर इस तरह के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हैं तो री-रेट होने की पूरी संभावना है। चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव है, तो संभवतः ये करीब 190-200 का स्तर पे जा सकता है स्टॉक। और नो डाउट मैंने इसको पहले ट्रैक नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा, अगर इस तरह का ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा और नो डाउट इससे सेल्स बढ़ेंगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी।
चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। अनिल है हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिल नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी हेलो, बोलिए अनिल, सवाल पूछिए। मेरे पास है मदर सुन्नी। मदरसन सुमी, जी किस प्राइस पर आपके पास मदरसन सुमी? 505। 505। कितना समय देंगे? जी 2-3 दिन। 2-3 दिन? जी तो क्या आपने आज ही ये शेयर्स खरीदे? जी ठीक है। चंदन, मदरसन सुमी क्या करना चाहिए? 2-3 दिन के व्यू से आज खरीदारी की है इन्होंने मदरसन सुमी पर 505 के प्राइस पर 503, 504 के स्तर पर अभी ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेटेजी क्या रेकमेंड करेंगे इनको 2 दिन के पर्सपेक्टिव से? जी देखिए, पिछले 5-6 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और एक काफी नेरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव ट्रेंड होने के बावजूद भी ऊपर में फॉलो अप एक्शन नहीं आ रहा। इनके पास यदि पोजीशन है तो 482 का स्टॉप लॉस लगा के रखने की सलाह रहेगी। और आज के दिन यदि 508 निकल जाता है तो मेरे हिसाब से उनको 520 तक के लेवल भी आज या कल में मिल सकते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी 480, 482 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। तो 480, 482 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत हैं अजमेर से। अजीत नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी अजीत, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे पास मार्किंग फार्मा के 3000 शेयर हैं 21 रुपए के सर। 3000 शेयर है 21 रुपए के भाव पर। कब की खरीद आपकी है? मैडम ये 2 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी है। जी जी जी। तो अभी क्या जानना चाहते हैं? अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है अभी आपको? क्या आगे का भविष्य जानना चाहिए क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है। विजय, क्या करना चाहिए? मार्क्सन्स फार्मा पर 25 रुपए की 21 रुपए की माफ कीजिए इनकी खरीद है। ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी बाइंग है और इनके प्राइस से तो काफी अप्रिशिएट हो चुका है। बीबी 60 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें, क्या सलाह देंगे आप? मैं ये कहूँगा अभी यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। करीब 60 के साथ ट्रेड कर रहा है और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और फार्मा काउंटर में। हमने देखा कि सन फार्मा एडवांस जो है स्पार्क काफी करेक्ट हुआ है। सन फार्मा का रिसर्च विंग है, तो मेरे हिसाब से स्पार्क लिया जा सकता है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अपना थोड़ा सा रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लीजिए और जो करेक्टेड स्टॉक है और जिसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, वो आप उसको ले सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर कंपनी को रेट करूं कहीं पे, वैसे मार्क्सन फार्मा का टॉप फार्मा काउंटर्स में कहीं पे नाम नहीं आता, बट स्टिल अच्छे अप्रिसिएशन पे बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि कुछ अभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और करीब 70-72 के लगभग जो बचा हुआ स्टॉक है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको फार्मा स्पेस में रहना, मैंने सन फार्मा एडवांस बताया आपको, और एक बायोकॉन है जो मुझे अच्छा लगता है। अभी सिंजिन लिस्टिंग की बात हो रही है, जैसे सिंजिन लिस्टिंग हुई तो जो उनका एक आर्म है बायोकॉन, मुझे लगता है कि बायोकॉन में अच्छी अप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो फिलहाल मार्क्सन्स फार्मा में पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लें, बाकी निवेश को होल्ड रखें 70-72 के लेवल्स तक के लिए। इसका फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो सन फार्मा एडवांस और दूसरा बायोकॉन, इन स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हैं। कार्तिक अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुजरात से। कार्तिक नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास आइडिया के शेयर है 173 पे लिए हुए हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? कितना समय देंगे आप? एक वीक के लिए, अभी 1 महीना रुकने की चाहत है मेरी। एक महीना। जी जी जी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाई है चंदन इन्होंने आइडिया में 173 पर, 175 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 1 हफ्ता या फिर 1 महीने तक का समय दे सकते हैं, क्या सलाह देंगे आपकी? जी हाँ, देखिए आइडिया एक रेंज में था। रिसेंटली इसने 205 से लेके और अराउंड 165 तक का सेल ऑफ देखा और पिछले 2-3 दिनों से वापस रिकवरी मिल रही है। सारे टेलीकॉम स्टॉक में सपोर्ट बेस्ड बाइंग मिल रहे हैं और मेरा मानना है कि आइडिया ऊपर में वापस 182-185 तक जा सकते हैं। तो इनको यही सलाह रहेगी, इनकी पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से है तो इमीडिएट स्विंग लो जो 165 है उनका स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। जी, चलिए आपको दी जा चुकी है और अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तरीके एक बार फिर से बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। मिड कैप हमारा कीवर्ड है, मिड कैप लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए इनकम टैक्स फॉर्म है नया, उसको और सरल बनाने के लिए जो उस पर जो फैसला है वो इसी हफ्ते में लिया जा सकता है। फिनमेन सोर्सेज के थ्रू ये खबर आ रही है। कॉलर से बातचीत करते हैं। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ साथ चंदन तापड़िया भी हैं। अब अगले कॉलर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, राकेश हैं। राकेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मैंने देना बैंक खरीद रखा है, 2000 शेयर है मेरे पास। किस प्राइस पर है देना बैंक? मेरा कहीं 69 के एवरेज पर है। 69 के एवरेज पर है, ठीक है। तो अभी कितना समय और देंगे आप?
अभी तो रोक रखा है 3 किलोमीटर, उसको पहले फोन उसे चला जा रहा है। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। विजय, देना बैंक पर आपके अप्रोच क्या होगी? अभी जो क्वार्टर 4 नतीजे आए थे वो भी डिसअपॉइंटिंग रहे थे। प्रॉफिट करीब 70% डिप प्रॉफिटेबल फिगर्स पर दिखा था और ग्रॉस एनपीए में भी इजाफा हुआ था। एसेट क्वालिटी भी थोड़ी खराब हुई थी बैड लोन्स और बेच प्रोविजनिंग की वजह से। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? आज भी 4% नीचे ट्रेड करा है देना बैंक का शेयर और इनके बैंक प्राइस से भी नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर ये स्टॉक और यहाँ से फिसलता है तो मैं कहूंगा कि 5 रुपए नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें एग्जिट करिए। जो मैंने पहले भी एक कॉलर को बोला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये ज्यादा बेहतर बैंक्स हैं, यस बैंक ज्यादा बेहतर बैंक है जिनका आप इन्वेस्ट करके पैसा बनाएं। देखिए, मार्केट में जो स्ट्रेटजी होती है या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, वो पैसा बनाने की होनी चाहिए। तो हमेशा आप बैलेंस शीट्स में इन्वेस्ट करें रादर देन फ्रेंजी में। कई बार ऐसा होता है मार्केट में खबरें घूमती हैं, उसके चलते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं और वो स्टॉक्स उठा लेते हैं। मगर वो उससे बाहर नहीं निकल पाते, ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि जिस भी बैंक के नंबर्स अच्छे हों, एनपीएस मैनेजेबल हो, एसेट क्वालिटी ठीक हो, वहां पर आप इन्वेस्ट करें। अगर आप सरकारी बैंकों में बात करें तो बहुत क्लियर डिवाइड हो गया है आजकल सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों में, जहां पर एनपीएस 4-4.5% के ऊपर चल रहे हैं काफी सारे सरकारी बैंकों में, जो कि बहुत ही खर्च रहे हैं, जहां पर बढ़ोतरी के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर एसेट क्वालिटी अच्छी है, जहां पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ रही है और उनका कासा भी बहुत अच्छा है। तो जो मैंने बैंक्स कहे आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला एसएमएस इनफैक्ट हमारे पास, और ये एसएमएस है उत्पल सहरिया का असम से, और सवाल है इनका जेके टायर पर। 1300 शेयर्स इन्होंने जेके टायर के खरीदे हुए एट द प्राइस ऑफ 118 और आज हमने देखा भी है अब से आधा पौना घंटा पहले टायर स्टॉक्स में एक बाइंग इमर्ज भी हुई और सभी स्टॉक्स अभी भी डिहाई पर ट्रेड कर रहे हैं। चंदन, प्रिसाइसली जेके टायर पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? हाल ही में नतीजे भी आए थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे जेके टायर के, 2-4 राइज प्रॉफिट में दिखा था, अभी भी 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी मुनाफे में है ये, लेकिन क्या बने रहना चाहिए? जी हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे बना रह सकता है। नीचे में अच्छा खासा बाइंग सपोर्ट लेके मूविंग एवरेज के बेस बना के और वहां से टर्न हो रहा है। ये 127 और फिर 134 तक के लिए वेट कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है जेके टायर, अभी भी करीब 4 रुपए के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं केदारनाथ मुंबई से। केदार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल था, मैं बीएपी यूटिलिटी जी 175 क्वांटिटी लिया था, आज का रेट है 825। आपका परचेसिंग प्राइस है 825। हाँ जी। कब की खरीद है आपकी? हाँ मैडम, आज 2-3 महीना हो गया। 825 यानी आपने खरीदी शायद अप्रैल में बाइंग की थी आपने, अप्रैल या प्रोबेबली इन मार्च? जी हाँ, एंड ऑफ मार्च। ठीक है, कितना समय और देंगे आप? मैडम मेरा तो प्राइस बहुत नीचे गया, मैं देने को तैयार हूँ, मतलब 6-7 महीना और देने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? थोड़े से निराश हैं क्योंकि जो इनका खरीद का प्राइस है वो 800 से ऊपर का है, 650 पर ट्रेड कर रहा है। 1.5 महीना पहले खरीदे इन्होंने शेयर्स बीएफ यूटिलिटीज के, करीब 175 शेयर हैं। कुछ होप है नियर टर्म या फिर मीडियम टर्म में एटलीस्ट इनके जो परचेसिंग प्राइस है उसके आसपास है, फिर उसके बियॉन्ड जाने की? देखिए, फंडामेंटली हम अगर कंपनी को आके तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफी जमाने से ये इन्वॉल्व है। और अगर गवर्नमेंट इतनी सारी बातें कर रही है कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा, सड़कें बनेंगी, हाईवेज होंगे, पुल बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जो चुनिंदा टॉप की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का काम उन्हीं के पास आएगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूशन का। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है कि बीएफ यूटिलिटी इज अ गुड बेट इन अ लॉन्ग टर्म, विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ पेन रहे, तो मैं यही कहूंगा कि इसमें अगर यदि एवरेज करने की हिम्मत है तो आप एवरेज कर लीजिए और इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। मुझे लगता है कि 900 का सर, 950 का सर इसमें काफी संभव है इस कंपनी में, और ये बहुत तेज चलता है। इस स्टॉक की जो चाल है वो बहुत तेज है। तो मुझे लगता है कि एक बार इनका अगर परचेज प्राइस नीचे आ जाता है, जैसे ही इकोनॉमी में मूवमेंट अच्छा शुरू होता है, पॉजिटिव शुरू होता है और प्रोजेक्ट्स अवार्ड होते हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक दोबारा से अपने बाइंग प्राइस से ऊपर बहुत जल्दी निकल जाएंगे। जी,
चलिए, अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो इन स्तरों पर और ऐड करने की सलाह है। BF यूटिलिटीज अगर आप नहीं ऐड कर सकते हैं तो एटलीस्ट जो खरीदे हुए हैं आपने शेयर्स उसमें बने रहिए। अगर अभी आपके परचेजिंग प्राइस से नीचे तो उसको देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को। अभी करीब 650 के स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साउथ कोरिया यात्रा की। 2 दिनों की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने सबसे पहले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान एशिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। ये मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जिसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शिक्षा में दोनों देशों की भागीदारी बढ़ाने पर भी समझौते होने की उम्मीद है। इनफैक्ट अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हुए हैं। पीएम मोदी यहाँ UN महासचिव बान की मन से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अब जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना दौरे के बाद अब 2 दिन की यात्रा पर सुबह 7:30 बजे के आसपास सियोल पहुंचे। और अब जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हो चुके हैं। हालांकि जब वो सुबह पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जो इंडियन कम्युनिटी है साउथ कोरिया में मौजूद, उनका संबोधन किया, उनसे बातचीत की। उसके बाद वो राष्ट्रपति से भी मिले और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों ही देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। चलिए, छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए मिनट के पास। पिछले 1 साल के अंदर आपको कितने कांटे लगे और कितने फूल? कांटे बोकर गए तो लगना स्वाभाविक है, मगर आगे किसी को कांटे न लगे इसकी व्यवस्था हमने 1 साल में अच्छे से
आप देख रहे हैं मिड के बाजार। 52 ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 8314 के लेवल पर। सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती अभी देखी जा रही है। लेकिन एक बार फिर से कुछ और खास झलकियों की बात करेंगे जी बिजनेस मिनिस्टर कॉन्क्लेव की। मोदी सरकार के कामकाज को 1 साल पूरा हो गया है और मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में क्या काम किया, इसका लेखा जोखा लेने के लिए जी बिजनेस शुक्रवार को मिनिस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। जी बिजनेस के महामंच पर मोदी सरकार के 7 बड़े मंत्रियों ने अपने 1 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं। एक सवाल, हालांकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री काम कितने घंटे करते हैं ये सब जानना चाहते हैं। कभी अखबार में आता है, हमारे पास भी रिपोर्ट आती है, कुछ 14 घंटे काम करते हैं, कोई कहता है 16 घंटे काम करता है। एग्जैक्ट टाइम आपको पता होगा कितने घंटे काम करते हैं? वो 24 घंटे काम करते हैं। जी बताइए जितेंद्र सिंह जी। देखिए, सबका ये कहना है कि जब भी उनको देखा उनको काम करते ही देखा और कुछ करते नहीं देखा जी। तो मेरे ख्याल से जैसे रूडी जी ने कहा कि वो 24 घंटे काम करते हैं और उससे एक लाभ ये है कि हमारी जो टोली जो उनके साथ जुड़ी है, हम भी वैसे ही काम करते हैं, वो भी प्रेरित हो जाती है एंड वी आर कंस्ट्रेंड टू लिव अप टू दैट पैरामीटर बिकॉज ही वर्क्स विद डिलीजेंस, विद फोकस। सर प्रधानमंत्री, और जब 24 घंटे कोई काम करता है तो इनोवेशन भी आती है, नए नए विचार आते हैं और अनेकों ऐसे उदाहरण हैं अभी मैं आपके सामने रख सकता हूं जो 10 महीने के अंदर इतने इतने इनोवेटिव आइडियाज, बहुत सी प्रगति जो 10 मास में हुई है जी इतनी तेजी से हुई। उसका ये कारण ये भी था कि देयर हैज बीन इनोवेशन ऑफ आइडियाज। क्या आपको लगता है जो इमेज चेंज की बात हो रही थी कि स्कैम्स के स्किल इंडिया तक हम लेके जाएंगे, क्या आपको लगता है वो इमेज बदली है और कितने % बदली है? देखिए, हम इमेज बनाने का और बिगाड़ने का काम आपका है, मेरा काम है काम करने का जी, और दिशा देने का। आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखिए, आप इस मंच पर बैठ करके मेरे काम को कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। तो मेरा काम है इस सरकार में ईमानदारी के साथ जो हमें काम मिला है और इस हमारा एकदम लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हम गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए काम करेंगे। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये स्किल इंडिया नहीं, ये कॉर्पोरेट इंडिया की सरकार है। देखिए, कॉर्पोरेट इंडिया से कोई दुश्मनी है क्या आपको? क्या उनका अपराध है? एक बात समझाइए, इससे आगे पहले कि आप आगे चर्चा बढ़ाएं, ये सूट बूट क्या कोई इल्जाम है क्या? मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। एक साधारण सा कार्यकर्ता मेरे जैसा ही गांव से आया, आज मैं भी इस काबिल हूँ, सूट बूट पहनता हूँ। तो ये क्या सूट बूट चंद एक परिवारों की ही मोनोपोली है क्या? यदि आज एक साधारण कार्यकर्ता, मैं भी कोई बुरे कपड़े नहीं पहने हुए इस समय, इस कदर साहस कर सकता हूं कि एक सामान्य ग्रामीण संदर्भ से निकल करके एक बड़ी कठिन संघर्ष के बाद जूझ करके इस स्थान पर पहुंचता हूं, या दूसरे जैसे हमारे संगठन में अधिकतर लोग हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उसी बैकग्राउंड से आए हैं, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने प्रजातंत्र पर गर्व करना चाहिए। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और राहुल जी को और उन सब लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए। महेश शर्मा, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट क्या होने वाली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें एजुकेशन टूरिज्म भी आता है, मेडिकल टूरिज्म भी आता है। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के महत्व को मैंने बताया और अब कुछ हम कदम जो उठाने जा रहे हैं, हमारी नई नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अगले 10 दिन में घोषित होने जा रही है, जो एक मिशन मोड की टूरिज्म पॉलिसी होगी। उसकी दिशा क्या होगी? जिसके अंदर एक इशू होगा, उसके पीछे आइडेंटिफाइड लोग होंगे जो कौन करेंगे, कितने समय में करेंगे और उसको कौन मॉनिटर करेगा। कल ही आपने टीवी न्यूज में सुना होगा कि आईटीडीसी के हमारे होटल्स हैं जो बहुत लंबे समय से बुरी हालत के अंदर हैं, उस विषय पर हम फैसला करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र ही। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कुछ रूल्स हैं और बढ़ाने के लिए जो हमारे 2 इश्यूज हैं, 520 रूल्स और रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस, ये इश्यूज हमारे कंसिडरेशन में है। नई एविएशन पॉलिसी वो भी लगभग अगले 15 दिन के अंदर जारी होने जा रही है। ये पर्यटन की दृष्टि से और जो कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से स्वच्छ, सुरक्षित और हॉस्पिटेबल मॉन्यूमेंट्स बनाएं, टूरिस्ट प्लेस बढ़ाएं। मैं पिछले 4 महीने, मुझे 5 महीने मंत्री बने हुए हैं, मैं 4 बार ताजमहल हुआ हूं
सवेरे 11 बजे भी और रात को 12 बजे, ये देखने के लिए कि उससे किस तरह से वहां का टूरिज्म घटा है। आखिरकार वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। प्रदेश की सरकारों से भी मैं मिला हूं, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मैं 2 यात्राएं कर चुका हूं कि वहां पर कैसे और टूरिज्म बढ़ाया जाए। हमने एक स्लोगन दिया है कि वी विल कम्बैट टेररिज्म बाय टूरिज्म एंड विल टेक दिस मैसेज to the different part of the country also, and to tell them the strength of tourism. National Tourism University हम लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम और टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दें। तो मैं समझता हूँ ये प्रयास है, और आपने तो बताया कि छोटे छोटे प्रयास हम कर रहे हैं कि सफाई सुरक्षा से लेकर इन सब इश्यूज को हम एड्रेस कर रहे हैं। स्टेट सब्जेक्ट होते हुए भी मंत्रालय इस विषय पर अपने संस्कृति की अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए और कनेक्टिविटी के मीडिया को यूज करते हुए, एविएशन को यूज करते हुए टूरिज्म के माध्यम से हम इसको विश्व के कोने कोने तक कैसे ले जा सकते हैं, इस विषय पर हमारे प्रयास जारी, उसके रिजल्ट भी आने लग गए हैं। तो जी बिजनेस के मिनिस्टर कॉन्क्लेव से ये महत्वपूर्ण अंश आपने देखा। दिन भर और भी खास झलकियां आप देख सकेंगे सिर्फ जी बिजनेस पर, लेकिन मार्केट्स को देखें तो अब तेजी और एक्सटेंड हुई है और अब 70 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों पर 8331 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया विजय आपका भी, चंदन आपका भी, सभी कॉलर्स क्वेरीज को आंसर करने के लिए शो में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो आप देख सकेंगे बजिंग न्यूज पल्लवी के साथ। नमस्कार। बिलोंग करता है 568 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। पैंटालून सुबह से अपर सर्किट पर है, अभी भी 183 के जोन में कामकाज कर रहा है। सीएट लिमिटेड टायर स्पेस में एकाएक एक बाइंग देखिए, इनफैक्ट पूरे ही टायर स्पेस को देख लेते हैं। देखिए ये जो बाइंग आई है अभी भी इमर्ज हुई है अब से कुछ ही मिनटों पहले। अपोलो टायर्स की भी मैंने बात की थी, आप सीएट को देखिए, अपोलो टायर 7% ऊपर है, अपोलो टायर्स में 8% की बढ़त है। एक बार जेके टायर को भी देख लेते हैं, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये तमाम स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। एमआरएफ में भी अभी स्पोर्ट आया है और करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सपेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है, इसलिए 1.5% भी काफी ज्यादा है। जेके टायर करीब 4% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो पूरे ही टायर स्पेस में स्ट्रेंथ बनी है, अभी भी ये बाइंग इमर्ज हुई है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हालांकि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जेके टायर, सीएट, अपोलो सब में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी गई है। इसके अलावा आप कुछ और नतीजों की बात भी करेंगे। जेके पेपर के नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद भी है। मिस्टर एएस मेहता हैं, एमडी प्रेसिडेंट हैं जेके पेपर के। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। अर्निंग्स की बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, स्पेशली इन प्रॉफिट फ्रंट, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। सबसे पहला सवाल यही होगा, कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट करने के पीछे एग्जैक्टली की कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या रहे, की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या थे इस क्वार्टर में? देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि पहली चीज जो टॉप लाइन अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में 14% की ग्रोथ है, और ईयर एज ए होल अगर आप देखें तो 24% की ग्रोथ टॉप लाइन की है। तो टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करने में जो चीज हुई है वह एक तो मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ हुई है। जो एक मीथ है कि स्लो डाउन है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट एक स्लो डाउन ओवरऑल है, लेकिन पेपर इंडस्ट्री अभी भी 7 से 8% की रेट के ऊपर ग्रो कर रही है। और जिन सेगमेंट में हम लोग लीडर हैं उस सेगमेंट में भी 5 से 6% की ग्रोथ पेपर कंपैरिजन में अगर देखें तो वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 26% हायर, तो वो भी एक टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट किया है जी। जहां तक बॉटम लाइन का सवाल है, जब नई फैसिलिटी जो हमने लगाई थी ये काफी एफिशिएंट है, फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नई फैसिलिटी जब शुरू की है तो उसका जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, उसका फाइबर कॉस्ट है, काफी कम हुआ है। एंड अगर आप देखें तो एम्प्लॉइज कॉस्ट भी हमारी काफी कम हुई है। कंपेयर 24% ग्रोथ के साथ एम्प्लॉय कॉस्ट में करीब कोई इजाफा ही नहीं हुआ है, उसी सेम लेवल पे एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर हम लोग मैनेज कर पाए हैं जी। सो ये सारे एफिशिएंसी पैरामीटर जो हैं उससे बॉटम लाइन में का इम्पैक्ट आया है। एंड हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इसीलिए अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से जी। मिस्टर मेहता, इनफैक्ट जो भी फैक्टर्स आपने बताए, इन फैक्टर्स के को ध्यान में रखते हुए ही मार्जिन पिक्चर कैसी है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ओडिशा प्लांट की कमीशनिंग लास्ट क्वार्टर में हुई थी, वहां से आप जो वॉल्यूम्स हैं, जो नॉर्मल वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं उससे 26% ज्यादा रहे हैं, और भी जो फैक्टर्स रहे हैं, जो ग्रोथ दिखी गई है उसके बिहाफ पर मार्जिन पिक्चर इस क्वार्टर में कैसे रही है, और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर ट्रेजेक्टरी क्या रह सकती है?
देखिए इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 12% के आसपास चल रहा था, एंड लास्ट ईयर तो ये और भी कम था, इट वाज समवेयर अराउंड 8%, ये अब करीब इस क्वार्टर में तो 17% मार्जिन पे हम पहुंच गए हैं। और आने वाले टाइम में मैं ये कहूँगा कि इट शुड बी शेड बेटर ही होना चाहिए, इससे कम होने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो शुरू हो चुका है, प्लांट फेयरली स्टेबल है, और आने वाले टाइम में जब ग्रोथ और होगी इंडस्ट्री की तो हम लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड एफिशिएंसी पैरामीटर में और फर्दर इम्प्रूवमेंट ही आएगा। साथ ही मिस्टर मेहता, अभी डेट स्टेटस कैसा है, कितना डेट है कंपनी पर, और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आगे प्लान करेगी? देखिए जो डेट हमारा पिछली बैलेंस शीट में था वही डेट का लेवल अभी इस बैलेंस शीट में है, कोई नया डेट अब हमने लिया नहीं है अभी। खाली जो पिछले टाइम में जो इंटरेस्ट चार्ज किया था P&L में वो 7 मंथ्स के लिए था, इस बार पूरे 12 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हायर है। और आने वाले टाइम में डेट का जैसे जैसे कैश प्रॉफिट जनरेट होगा डेट का रिडक्शन होगा। जी शुक्रिया मिस्टर मेहता, समय देने के लिए जी बिजनेस को और नतीजे पर बातचीत करने के लिए। जगह पेपर रोबस्ट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए इन Q4। स्टॉक अभी करीब 4.25% की बढ़त के साथ 3610 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, जब वापस लौटेंगे तो आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। हमारे साथ विजय चोपड़ा मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फटाफट से तरीका भी आपको बता देते हैं। मिड कैप हमारा कीवर्ड है, मिड कैप लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिसाब बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800180354, दूसरा नंबर है 012042582337। पिछले 1 साल के अंदर आपको कितने कांटे लगे और कितने फूल? कांटे बोकर गए तो लगना स्वाभाविक है, मगर आगे किसी को कांटे न लगे इसकी व्यवस्था हमने एक समय में अच्छे से